का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। JK टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाएंगे जो एक बार फिर से नहीं फटा। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस बार उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी। इसे लेकर उन्होंने कुछ सबूत भी दिए, लेकिन शाम होते होते उन सबूतों की भी पोल खुलने लगी, जैसा पिछली बार हुआ था। और बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार में हार से बचने के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ये आरोप लगा रहे हैं। अब नतीजा चाहे कुछ भी निकले, लेकिन आज राहुल गांधी की ये आप इसे कम से कम एंटरटेनमेंट के लिए तो देख ही सकते हैं। इसलिए हमारा पहला विश्लेषण यही होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी देखने में मजा आएगा, आनंद आएगा। इसके बाद आपको न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क लेकर मेयर बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूं तो एक शहर के मेयर का चुनाव था, लेकिन पूरी दुनिया का वामपंथी लिबरल गैंग लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ही शहरों में मुस्लिम मेयर हैं। ममदानी कहने इससे पहले वो राम मंदिर, कश्मीर और वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर दीपावली मनाई जा रही है। आज आपको काशी में लाखों दियों का प्रकाश दिखाएंगे और साथ ही प्रकाश पर्व के अवसर पर, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए। हो सकता है कि ये बॉम्ब लगाया, आप समझ गए होंगे कौन सा आरोप। वो है वोट चोरी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान में 66 वोटर्स कैसे हो सकते, बिल्कुल सही है। जो 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। हमारे पिताजी और जो है उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं, बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा थी उनके बच्चे हैं, तो उनकी भी वोट हैं, यही डले हुए हैं। गलत साबित हो गया। राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान यह आरोप लगाया था कि हरियाणा के एक घर में 66 वोटर्स हैं और यह सवाल उठाया था कि एक ही घर में 66 वोटर्स कैसे हो सकते हैं। बात तो सही है, कैसे हो सकते हैं। अब हरियाणा के इसी घर के एक व्यक्ति ने, इसी परिवार के एक सदस्य ने राहुल गांधी के इस दावे पर उल्टा सवाल उठाया है और कहा है कि इस घर के सारे वोटर्स बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुधराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी और जो है उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफ़ी वोट होते हैं। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा थी उनके बच्चे हैं, तो उनकी भी वोट हैं। तो हम कोई ऐसे तो नहीं कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे, रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है
पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। हमारा कोई वोट चोरी नहीं है हमारी, और हमारी जेन्युइन वोट है। आपको कोई किसी भी तरह की आईडी या कोई भी चाहिए तो गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको वहां चल के पूरा गांव दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा, और कितने वहां सदस्य रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा, एक एक आदमी गिनवाऊंगा कितनी वोट है वहां पे। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी मनोरंजक थी, आपको इसमें बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी टाइमिंग पर। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही क्यों की है? वो इसलिए क्योंकि बिहार में 6 नवंबर को यानी कल पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनमें धांधली। मन में वोटिंग से एक दिन पहले ही शक का ये बीज उन्होंने एक बार फिर से बोने की कोशिश की है, और वो चाहते हैं, सुना होगा कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कुछ लोग उसे सही भी मानने लगते हैं। तो पहली बात है टाइमिंग की। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं। वो मान लिए जाएं तो फिर इससे ये साबित हो जाता है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट जो है उसमें धांधली की जा रही है, और ये जो चुनाव हैं ये निष्पक्ष नहीं है। बिहार की जनता के मन में वोटिंग से एक दिन पहले ही शक का ये बीज उन्होंने एक बार फिर से बोने की कोशिश की है, और वो चाहते हैं कि पूरे देश में लोग चुनाव को शक की नजर से देखने लगे। इसीलिए एक ही बात को बार बार कहा जाता है, और आपने सुना होगा कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कुछ लोग उसे सही भी मानने लगते हैं। तो पहली बात है टाइमिंग की। दूसरा पॉइंट यह है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और अगर उन्होंने जितने गड़बड़ियां हैं, और ये सफाई कैसे हो सकती है, सिर्फ SIR के जरिए ही फर्जी वोटर्स को हटाया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में राहुल गांधी को असल में SIR का समर्थन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। सफाई कैसे हो सकती है, सिर्फ SIR के जरिए ही फर्जी वोटर्स को हटाया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में राहुल गांधी को असल में SIR का समर्थन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो भारत का चुनाव, इतने सारे कागज, असल में यही उनका हाइड्रोजन बॉम्ब था। वो कई दिनों से कह रहे थे कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब लाऊंगा। तो इस स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, इस ट्रॉली पर जो रखा हुआ है, यही है उनका हाइड्रोजन बॉम्ब। इतने सारे पक्के सबूत हैं, तो फिर इन सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब उनके पास रखा, ये विकल्प खुला हुआ है, ये हाइड्रोजन सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब उनके पास रखा हुआ है, इस हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आज भी उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब लें, इस ट्रॉली को लें और आरोप लगाए हैं। अगला पॉइंट ये है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के 1 साल के बाद, जब वोटिंग लिस्ट तैयार हो रही थी, जब चुनाव चल रहा था, तब उनकी पार्टी ने आपत्ति क्यों नहीं की? कर्नाटक में जब चुनाव चल रहा था या उससे पहले, तब उनकी पार्टी ने आपत्ति क्यों नहीं की? और हरियाणा में भी जब चुनाव हो रहा था और उनके शब्दों में जब ये फर्जी वाड़ा चल रहा था, उनके बूथ एजेंट्स तो तब भी वहां पर मौजूद थे, तब उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं की? ये हमेशा उन्हें चुनाव होने के कई महीने के बाद या 1 साल के बाद क्यों याद आता है? राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। अगर उनकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की और भारत की चुनाव व्यवस्था को ठीक करने की है, तो उनके सुझावों का स्वागत है। अगला पॉइंट, मंच। ये हमेशा उन्हें चुनाव होने के कई महीने के बाद या 1 साल के बाद क्यों याद आता है? राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। अगर उनकी मंशा
लोकतंत्र को मजबूत करने की और भारत की चुनाव व्यवस्था को ठीक करने की है तो उनके सुझावों का स्वागत है। अगला पॉइंट मंशा को लेकर है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी मंशा बहुत आवश्यक होती है। मंशा क्या है, यह बहुत आवश्यक है। आप किस मंशा के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप किस मंशा के साथ आलोचना कर रहे हैं, यह बहुत आवश्यक होता है। इसलिए राहुल गांधी की मंशा को मजबूत करने की, करने की या कुछ और, अगर उनकी मंशा सही है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी मंशा पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की है, यह साबित करने की है कि भारत के चुनाव, आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाहिर कर दिया जब उन्होंने Gen Z and youth have the power to restore our democracy and अहिंसा। यहां भी एक बार फिर से राहुल गांधी कि वो वोट चोरी के मामले पर आवाज उठाएंगे, किसी प्रकार का आंदोलन। यहां का जो Gen Z है ये भी सड़कों पर उतरे, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, और यहीं से उनकी मंशा पर सवाल उठता है। क्या राहुल गांधी जो लंबे समय से कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल की तरह यहां के जो युवा हैं ये आंदोलन करें, यहां का जो Gen Z है ये भी सड़कों पर उतरे, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में यही नेपाल में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, और अगर यहां भी ऐसा कोई हिंसक आंदोलन होता है और राहुल गांधी साथ करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं जब युवाओं का आंदोलन होता है, शुरू में यही होता है कि अहिंसा के साथ करना है, लेकिन आंदोलन को हिंसक बनने में देर नहीं लगती। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, और अगर यहां भी ऐसा कोई हिंसक आंदोलन होता है और राहुल गांधी ये सपना देख रहे हैं कि उससे रातों रात सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और फिर एक दिन उन्हें चुनाव जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना चुनाव जीते ही वो सत्ता में आ जाएंगे, क्या ये सपना वो देख रहे हैं? और इसी सपने के लिए शायद वो भारत के युवाओं का और Gen Z का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर, और हर जगह उसका नाम अलग अलग लिखा हुआ है। और आप हैरान मत होइएगा कि सोशल मीडिया पर अगले 24 घंटे, 48 घंटे या अगले कुछ दिनों तक अगर इस लड़की की तस्वीर वायरल हो जाए या ये तस्वीर ट्रेंड होती रहे, क्योंकि पूरा की पूरा IT सेल अब आपको ये विश्वास दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी का दावा है कि एक ही महिला की तस्वीर 223 वोटर ID कार्ड्स पर है और यह वोटर ID कार्ड हरियाणा के 2 बूथों का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है जैसी हरियाणा में हुई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं और समय आने पर वो इन आरोपों का जवाब देंगे। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में, तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने देश को प्रशासन किया। अगर 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बाबा को झूठ बोलना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण। आज बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस को बिहार में हार का डर है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हालत यह है कांग्रेस की या दूसरे दलों की
जब उनको कुछ नहीं आता ना तो अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और भाई आपको सरकार चलाने आता ही नहीं है। नाचे न आवे तो अंगनमय टेढ़, भाई नाचने आपको आता ही नहीं। आपका ये क्या करें, आंगन टेढ़ा है नहीं तो मैं बहुत अच्छा नाच लेती। क्या बात है, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग बार बार सफाई देता है, कहता है प्रमाण लेकर आओ, नहीं प्रमाण नहीं देंगे, खुलासा करेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। अब बिहार में भी ये समझ गए हैं कि हारना तय है, हारना तय ले बहाने ढूंढ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर बिहार में वोट चोरी हो रही है तो राहुल गांधी को बिहार विधानसभा का बहिष्कार करना चाहिए था। अगर वो जानते हैं कि वोट चोरी होगी तो फिर उन्हें चुनाव प्रचार करना ही नहीं चाहिए था। अगर राहुल गांधी बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो ये बिहार के 7 करोड़ 43 लाख मतदाताओं का अपमान है, जिसमें से 3 करोड़ 75 लाख वोटर कल पहले चरण में वोट डालेंगे। दरअसल राहुल गांधी का प्लान यह है कि भारत के लोगों के मन में उन सभी चुनावों को लेकर एक शक पैदा कर दिया जाए जो चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह समझना होगा कि भारत के लोकतंत्र और चुनावों को लेकर लोगों के मन में शक पैदा करने से क्या कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा? क्या इसके बाद लोग कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देंगे? इसका जवाब है नहीं। राहुल गांधी की मंशा अगर सही है तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए। भारत की चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सामने आकर एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। असल में ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और वो साजिश क्या है? आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिशें करती रहती है। हर साल आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम अपने देश में कोई नया कानून लाने की कोशिश करते हैं, अपने देश में व्यवस्था में कोई नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे देश में चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते हैं, तो हमेशा इस प्रकार की कोशिशें होती हैं, आंदोलन पैदा किए जाते हैं और देश के लोगों के मन में शक पैदा किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आज आपको समझनी चाहिए, एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है जिसके ज़रिए पुराने चुनावों की जांच करवाने की कोशिश हो रही है कि जो चुनाव हो चुके हैं उनकी दोबारा से जांच की जाए। उनकी जांच करने के लिए आपको सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस चाहिए होगा, आपको सारे वोटर लिस्ट का एक्सेस चाहिए होगा, आपको इलेक्शन कमीशन की सारे डेटा का एक्सेस चाहिए होगा और तब आप उनकी जांच करेंगे। और ये जो पुराने चुनावों की जांच का मसला शुरू होगा तो फिर ये 1950 तक जाएगा और फिर यह तय करने की कोशिश होगी कि कौन कौन से चुनाव में धांधली हुई है और फिर पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि भारत में तो 1950 से लेकर आज तक सारे चुनाव ही धांधली के आधार पर हुए हैं। भारत में तो कभी आज तक कोई सही चुनाव हुआ ही नहीं है, इसलिए भारत का लोकतंत्र झूठा है। यह एक आई वॉश है। भारत का पूरा लोकतंत्र ही एक बहुत बड़ी धांधली है। दुनिया की कुछ ताकतें ये जरूर कहना चाहेंगी और उसी के लिए काम हो रहा है। आज भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो ये है कि भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 देश है, सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा चुनाव भारत में होता है और अगर आपने उस चुनाव पर ही शक की सुई पैदा कर दी तो फिर भारत जो अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है, वही ताकत हमसे छिन जाएगी। और कुछ ताकतें ऐसी हैं भारत के बाहर जिन्हें यह साबित करने के लिए भारत में अपने कुछ लोकल एजेंट्स की आवश्यकता जरूर होगी। मुगलों के ज़माने में भी यही होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यही होता था। जब बाहर से कोई शक्ति आती है तो उसे हमारे अंदर के भी कुछ लोगों की ताकत की आवश्यकता होती है और इस बार भी वही हो रहा है। और हमारे अंदर के जो लोग हैं वो बाहरी शक्तियों को कब समर्थन देते हैं? जब उन्हें यह लालच आता है कि अगर बाहरी शक्तियां सफल हो गईं तो सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, ये पूरा राजपाट हमें मिल जाएगा। इस लालच में हमारे देश के लोग पुराने जमाने से विदेशियों का साथ देते आए हैं और आज भी कोई बड़ी बात नहीं है कि दे रहे होंगे। इसलिए
अब लगातार एक दुष्प्रचार आप तक आएगा और आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो धांधली के आधार पर जीते जाते हैं। और राहुल गांधी ये सोचेंगे कि अभी तक जो उनकी सबसे बड़ी हार होती आ रही हैं, कैसे वो इन अपनी सबसे बड़ी हार को सबसे बड़ी जीत में तब्दील कर दें। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये नई दिल्ली में हुई थी, मतलब न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क। इस समय बिहार में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन भारत और दुनिया भर में बिहार के बारे में नहीं, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के चुनाव की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का मेयर कौन है? क्या आप जानते हैं कि मुंबई का मेयर कौन है, या फिर चेन्नई या बेंगलुरु का मेयर कौन है? भारत में जिन लोगों को हमारे ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम तक पता नहीं, वो आज न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में बात करके फूले नहीं समा रहे। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो है 34 साल के ज़ोहरान ममदानी, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत लिया है और अब वो न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका की आर्थिक राजधानी है और ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मेयर होंगे और वहां के पहले मुस्लिम मेयर भी वो होंगे। ममदानी जब न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में उतरे, उसी समय से वो लिबरल गैंग के मनपसंद पोस्टर बॉय बन गए थे और अब उनकी जीत को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ममदानी ने मेयर नहीं बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव ही जीत लिया हो। I am young. I am Muslim. I am a democratic socialist. अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कहा आई एम यंग एंड आई एम मुस्लिम। अब सोचिए, अगर कोई प्रवासी हिंदू न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता और वो अपने पहले भाषण में ये कह देता आई एम यंग एंड आई एम हिंदू, तो क्या होता? शायद आसमान फट जाता। लोग कहते कि ये व्यक्ति सांप्रदायिक है, ये व्यक्ति धार्मिक रूप से बहुत कट्टर व्यक्ति है और आज के दिन भी ये अपने धर्म को बीच में ले आया। तब लोग ये कहते। आज जो जश्न आप देख रहे हैं, सुबह से दुनिया भर के सोशल मीडिया पर ममदानी ट्रेंड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क ट्रेंड कर रहा है। असल में ये ममदानी से ज्यादा उस इकोसिस्टम की जीत है जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और भारत में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करता है। ये उस इकोसिस्टम की जीत है जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और बार बार धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम कार्ड खेलता है। इस समय हमारे देश में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक भारतवंशी, एक भारतीय मूल का युवा न्यूयॉर्क में मेयर बना है, चुनाव जीत गया है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है। सही बात है, एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहां तक पहुंचा है, वाकई में गर्व की बात है, हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन एक समस्या भी है। ममदानी भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन उनकी सोच भारत विरोधी है और वो खास तौर पर भारत के चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। ममदानी वो व्यक्ति हैं जो राम मंदिर, वक्फ कानून, CAA और कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर भारत की आलोचना करते रहे हैं। वो ना राम मंदिर पर हमारे साथ खड़े थे, ना कश्मीर पर हमारे साथ खड़े थे, ना CAA जो कानून आया था उस पर हमारे साथ खड़े थे। और ममदानी ने अपने पहले ही भाषण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed
finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. समस्या ये नहीं है कि आज उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया है अपने भाषण में। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग लोगों से प्रभावित हो सकता है कि वो जवाहरलाल नेहरू और उनकी विचारधारा से प्रभावित हों। उन्हें इस बात की पूरी आजादी होनी चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की जमीन पर खड़ा होकर अपने देश की आलोचना करता है, अपने देश के कानूनों की आलोचना करता है, अपने देश के करोड़ों वोटर्स द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करता है, एक खास विचारधारा का चश्मा लगाकर हर बात को उसी चश्मे से देखता है, तो यह एक समस्या की बात है। और इसीलिए भारत आज ममदानी के मेयर बनने पर दो हिस्सों में बंट गया है। असल में पूरे भारत को इसका जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन यह हो नहीं रहा। इस पर भी भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ इंडिया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, अंग्रेजी भाषी लोग, जो विदेशों में पढ़े हैं, जिन्हें विदेशी एनजीओ से ग्रांट मिलता है, जिन्होंने विदेशों से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिन्हें आप कई बार लिबरल गैंग कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। वो सारे के सारे लोग आज ममदानी की जीत पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सभी लोग नहीं मना रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ममदानी की बात चुभी कि ममदानी भारत को भारत क्यों नहीं समझते। आज ममदानी ने जब अपना भाषण खत्म किया, तब वहां पर एक मशहूर हिंदी फिल्म का गाना बजाया गया। फिल्म का नाम था धूम, और धूम में एक बड़ा मशहूर गाना था, धूम मचा ले धूम। उस समय यह गाना बजाया गया और ऐसा लगता है कि भारत के साथ उनका रिश्ता सिर्फ इतना ही है। ममदानी की यह जीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक झटका है, क्योंकि ममदानी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। ममदानी ने आज चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही चुनौती दी है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में लेफ्ट विचारधारा और लिबरल इकोसिस्टम ममदानी की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। इसीलिए अमेरिका में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जोरान ममदानी में अमेरिका का अगला राष्ट्रपति दिख रहा है। हालांकि अमेरिका का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से ही अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है, जबकि ममदानी का जन्म 1991 में अफ्रीका के एक देश युगांडा में हुआ था और उस समय उनके माता और पिता अमेरिका के नागरिक नहीं थे। 7 वर्ष की उम्र में ममदानी अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क आए और 2018 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली। और अब राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के कुछ नेता उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट करने यानी बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रवासी है। इसका मतलब है कि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर और आगे चलकर अमेरिका में सांसद या फिर किसी प्रांत के गवर्नर तो बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकते। तो ये आज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ममदानी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। उनके लिए हम बता रहे हैं कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हालांकि अभी तो उनके सफर की शुरुआत है। यह बहुत जल्दबाजी वाला सवाल होगा। अमेरिका के ही एक अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने जोरान ममदानी को एक कम्युनिस्ट बताते हुए एक हेडलाइन लिखी है और फ्रंट पेज पर यह छापा है। क्या छापा है? द रेड एप्पल। न्यूयॉर्क को पूरे अमेरिका में द बिग एप्पल कहा जाता है और राजनीति में रेड का मतलब होता है वामपंथ या समाजवाद। ममदानी समाजवादी विचारधारा के हैं, इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क एक वामपंथी विचारों वाला शहर बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क को पूंजीवाद की राजधानी कहा जाता है, यानी कैपिटल ऑफ कैपिटलिज्म माना जाता है, और ऐसे शहर ने आज एक वामपंथी को चुना है। इस जीत की एक बहुत बड़ी वजह है न्यूयॉर्क की डेमोग्राफी, वहां की जनसंख्या, जो पिछले 20 साल से लगातार बदल रही है। आपने देखा होगा, हम अपने भारत में भी लगातार ये कहते हैं कि भारत में घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, हमारी जनसंख्या की संरचना बदल रही है। न्यूयॉर्क में भी यही हुआ है और इस समय न्यूयॉर्क में मुसलमानों की आबादी 9% से भी ज्यादा हो गई है। 9% मुसलमान है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क को अमेरिका के यहूदियों का गढ़ माना जाता है और अब वहां से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत गया है जो खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क की आबादी कितनी बदल चुकी है।
और अब ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क की 9% आबादी यानी लगभग 10 लाख लोगों ने कहा है, 10 लाख मुसलमानों ने कहा है, 10 लाख लोगों ने कहा है कि वो ये शहर छोड़ देंगे। तो कम से कम 10 लाख लोग न्यूयॉर्क में आज ऐसे हैं जो इस चुनावी नतीजे से बहुत निराश हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूयॉर्क के लोगों ने ये क्या किया, और वो ये कहते हैं कि अगर जोरान ममदानी जीत गए तो हम न्यूयॉर्क शहर छोड़कर ही किसी और शहर में चले जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ममदानी ने ये न्यूयॉर्क का चुनाव जीता कैसे। आपको बड़ी हैरानी होगी, उन्होंने वही किया जो इस समय भारत के बहुत सारे राज्यों के चुनाव में हो रहा है, जो इस समय बिहार के चुनाव में भी हो रहा है। ममदानी ने फ्रीबीज यानी मुफ्त की चुनावी राजनीति को अपनाया, जिसमें वोट पाने के लिए जनता को मुफ्त सेवाओं का लालच दिया जाता है। ममदानी ने वादा किया था कि न्यूयॉर्क की सभी पब्लिक बसों में मुफ्त यात्रा की जाएगी, यानी अब आपको किराया देने की जरूरत ही नहीं है। जितना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक बस है जो, उसमें से अब उन सब के टिकटें मुफ्त हो जाएंगी। ये वादा उन्होंने किया था। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, अक्सर पार्टियां चुनाव से पहले कहती हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो अब से बसों में मुफ्त यात्रा आपको करने को मिलेगी। ममदानी ने वादा किया था कि न्यूयॉर्क शहर में घरों के किराए अब बढ़ाए नहीं जाएंगे, फ्रीज कर देंगे। और न्यूयॉर्क शहर में 70% लोग किराए के मकान में रहते हैं। वो महंगाई से परेशान थे, लगातार घरों का किराया बढ़ता जा रहा है, मकानों का किराया बढ़ता जा रहा है, वो इससे परेशान थे। ममदानी इस बात को समझ गए और उन्होंने ये घोषणा की कि अगर मैं जीत गया तो फिर मकानों के किरायों पर रोक लगा दूंगा, फ्रीज कर दूंगा उनको, इसके बाद किराए बढ़ेंगे नहीं। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए ममदानी ने यह वादा भी किया था कि वो शहर में ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जहां पर कम कीमतों पर आपको अपना रोजमर्रा का सामान मिलेगा। शहर के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए उन्होंने वादा किया कि उन्हें सस्ते लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। ममदानी इन फ्रीबीज के लिए सारा पैसा कहां से लाएंगे? सारा पैसा टैक्स के रूप में न्यूयॉर्क के बड़े बड़े अमीरों से और वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों से वो वसूल करेंगे टैक्स के रूप में। इसलिए अब वहां पर अमीर लोगों पर और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक हम सोचते थे कि भारत के लोग मुफ्त के वादों में फंस जाते हैं, लेकिन इस बार तो न्यूयॉर्क के लोग भी मुफ्त वाले वादों में फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन अपने देश और अपने शहर में ही उनकी ये पहली हार हो चुकी है। ट्रंप की नाक के नीचे उनका विरोध करने वाला एक नेता उनके मनपसंद शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राजनीति की शुरुआत और अपना रियल एस्टेट बिजनेस इसी शहर न्यूयॉर्क से शुरू किया था। अब तक ट्रंप को ही न्यूयॉर्क की पहचान माना जाता था। वहां पर ट्रंप टावर्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज से ट्रंप के विरोधी जोरान ममदानी इस शहर की नई पहचान बन गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ममदानी पर ट्रंप का एक बयान आया है और ट्रंप के मुताबिक ये ममदानी का मेयर बनना किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। About exactly 1 year ago, we had that big, beautiful victory. Exactly 1 year. And last night, it was, not expected to be a victory. It was very Democrat areas, but I don't think it was good for Republicans. I don't think it was good. I'm not sure it was good for anybody. तो देखिए, इस समय दुनिया के 2 बड़े शहरों के मेयर मुस्लिम हैं। पहला लंदन और दूसरा न्यूयॉर्क। लंदन के मेयर सादिक खान हैं और जोरान ममदानी की तरह वो वर्ष 2016 में लंदन के पहले मुस्लिम मेयर बने थे। 2016 में बने थे और आज तक दोबारा हटे नहीं हैं। और 2024 में उन्हें लगातार तीसरी बार लंदन का मेयर चुना गया है। और सादिक खान पर यह आरोप लगते हैं कि उनके कार्यकाल में लंदन में अपराध और हिंसा के मामले बढ़े हैं, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी ज्यादा हो गया है और लंदन पूरी तरीके से पोलराइज हो गया है। लंदन में आज अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुस्लिम आबादी है वो तेजी से न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि तेजी से बाकी के समाज को डोमिनेट भी कर रही है। ये एक बदलाव आया है, वहां सामाजिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा लंदन में। सादिक खान ने भी जोरान ममदानी को मेयर बनने की बधाई दी है और आज जोरान ममदानी के साथ मंच पर उनका परिवार भी मौजूद था। और जैसा हमने आपको बताया कि परिवार भारतीय है, भारतीय मूल का है
उनकी पत्नी का नाम है रमा दुआजी। वो सीरियन मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जिनके साथ इसी वर्ष उनकी शादी हुई है। ज़ोहरान ममदानी की मां का नाम है मीरा नायर और पिता का नाम है महमूद ममदानी। मीरा नायर के बारे में आपने सुना होगा, वो भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने एक मशहूर फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम है सलाम बॉम्बे, और ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। मीरा नायर एक हिंदू हैं, जबकि उनके पति महमूद ममदानी एक मुस्लिम हैं और जाने माने प्रोफेसर हैं। और क्योंकि महमूद ममदानी का परिवार गुजरात से था, इसलिए ज़ोहरान ममदानी खुद को एक इंडियन मुस्लिम कहते हैं, एक भारतीय मुस्लिम कहते हैं। भारत में जो लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं और बीजेपी के विरोधी हैं, वो सारे लोग, वो सारे नेता, सारे पत्रकार, सारे बुद्धिजीवी, सारे एक्टिविस्ट आज ममदानी की जीत का जश्न मना रहे हैं। आज इस समय उनकी पार्टियां चल रही होंगी। वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्हें ममदानी की जीत पर गर्व है और ये लिबरल विचारधारा की जीत है, ये उन सब की जीत है। दुनिया भर के लोग इसे इस्लाम की जीत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के लोगों ने इस्लामोफोबिया को करारा जवाब दिया है। और ये जो इकोसिस्टम है जो ममदानी के पीछे खड़ा है, असल में ये बहुत मजबूत है। इस इकोसिस्टम में मीडिया इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें बड़े बड़े प्रभावशाली नेता हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े एनजीओज हैं, पुरस्कार देने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और उद्योगपति भी हैं, जो हर जगह एक जैसी भाषा बोलते हैं और एक जैसी सोच को वो फैलाते हैं। इसलिए भारत के लोगों का न्यूयॉर्क से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ है वो अपने आप में भविष्य का एक ट्रेलर है। और ये जो बदलाव है इसे आप सोच कर देखिए, ये न्यूयॉर्क में आने वाला एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले दिन ही क्या आप अपने धर्म को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने देखा होगा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने अपनी हिंदू पत्नी के बारे में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर उनकी जो हिंदू धर्म को मानने वाली पत्नी हैं, एक दिन वो भी क्रिश्चियन बन जाएंगी। लेकिन आज अमेरिका के मेयर ममदानी पहले दिन ही कहते हैं कि आई एम यंग एंड आई एम मुस्लिम और मुझे इसका गर्व है। अब आपको लेकर चलते हैं मोक्ष की नगरी वाराणसी। आज दो पर्व हैं, एक देव दीपावली यानी देवताओं की दिवाली और दूसरा गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश का पर्व। दिवाली के ठीक 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, जो कि आज है। दिवाली की तरह लोग आज भी दिए जलाते हैं और काशी में इस समय भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं काशी में आते हैं और गंगा के घाटों पर दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसीलिए इसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है। आज वाराणसी में गंगा नदी के किनारे हजारों दिए जलाए गए और इस दौरान वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और आज वहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सम्मान में गंगा आरती भी की गई। जरा दृश्य देखिए आप। यह देव दीपावली देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्यक्रम है और हम सब सनातनी यहाँ देवताओं की उपस्थिति में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे आप स्वर्ग लोक में आ गए हैं। ये आगमन है देवताओं का, भगवान का हमारे पृथ्वी पर आने का उनका स्वागत है। बहुत दिल से स्वागत है भगवान। दीपोत्सव का मतलब ही आप मान लीजिए अंधकार को भगाना है और प्रकाश को लेकर के आना है। आप समझिए आज से देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं।
तस्वीरें आपने देख ली, बहुत भव्य हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? तो सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। ये बहुत शक्तिशाली था और उसे भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला जिससे उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में 3 नगरों का निर्माण करे और जब तक इन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट ना किया जाए तब तक इस राक्षस का कोई भी वध नहीं कर सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। यह वरदान इसे मिल गया। इन 3 नगरों को त्रिपुर कहा गया और इसीलिए उसका नाम पड़ा त्रिपुरासुर। और तब यह वरदान मिलने के बाद त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को खत्म करने का संकल्प लिया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ऐसा संयोग बना कि भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने त्रिपुरासुर का भी वध किया। और इसके बाद सभी देवताओं ने दिए जलाए और भगवान शिव की आराधना की और कहा जाता है कि उसी दिन से देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई है। और आज दिया जलाने से जीवन में भी प्रकाश और सुख शांति आती है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप भी आज एक दिया जला सकते हैं। देव दीपावली के पर्व का आप सबके लिए यही संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिए की रोशनी उसे मिटा सकती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है और एक दिन ये जीत होती जरूर है। देव दीपावली की तरह आज सिख धर्म का प्रकाश पर्व भी है। यह दिन गुरु पर्व या गुरु पर्व के नाम से भी लोकप्रिय है। यह वो दिन है जब सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उनका संदेश था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक देव जी से बहुत सारी बातें आज आप सीख सकते हैं, जैसे हर व्यक्ति में 3 गुण होने चाहिए: धैर्य, विश्वास और दया। 3 चीजों पर नियंत्रण रखना जरूरी है: जुबान, गुस्सा और आत्मा। 3 चीजों से खुद को मुक्त रखना चाहिए: अहंकार, धोखा और जरूरत से ज्यादा सोचना। 3 चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए: ईश्वर, मृत्यु और जीवन के सबक। 3 चीजें हमेशा पवित्र होनी चाहिए: तन, मन और वचन। 3 कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए: पीठ पीछे बुराई, ईर्ष्या और बुरे कर्म। 3 गुण सभी में बांटने चाहिए: ज्ञान, संस्कार और भक्ति। 3 बातें हमारी आदतों में शामिल होनी चाहिए: ईमानदारी, कृतज्ञता और अच्छे कर्म। और गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। वो कहते थे, सच्चा इंसान वही है जो प्रेम, सच्चाई, परिश्रम और समानता के रास्ते पर चलता है। वो हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करें, भेदभाव छोड़ें और ईमानदारी से जिएं। और ऐसा करने से हमारा जीवन भी रोशन होगा, जैसे गुरु नानक देव जी की रोशनी आज भी हर तरफ फैली हुई है। उसी प्रकार से आपका जीवन भी हर प्रकार से दूसरों के लिए एक रोशनी पैदा करेगा। तो आज ये कलयुग का समय है। कलयुग में ऐसी बातें जब आप सुनते हैं तो आपको भी थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन विश्वास मानिए कि आज के कलयुग में भी अगर आपने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लिया तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और जीवन में सफल भी रहेंगे। अब आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। आपने टीवी के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनने की कई कहानियां देखी होंगी। आपके पास व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे वीडियोस आते होंगे जब आप देखते होंगे कि भारत के किसी छोटे से गांव से कोई गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति करोड़ों रुपए जीत जाता है। कई बार सवालों के सही जवाब देकर आम लोग, गरीब लोग करोड़ों रुपए जीतकर वापस अपने घर जाते हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसे सब्जी वाले की कहानी दिखाएंगे जिसने 11 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। और इस कहानी के 2 शीर्षक हैं आज मेरे दिमाग में जो आते हैं, एक है किस्मत और दूसरा है दोस्ती। किस्मत और दोस्ती का ये मिश्रण देखिए। अक्सर गरीब लोगों की किस्मत नहीं बदलती, ऐसा गरीब लोग शिकायत करते हैं, और अगर बदलती है तो कई बार वो अपने दोस्तों को ही भूल जाते हैं।
लेकिन इस कहानी में किस्मत भी बदली और दोस्ती भी कायम रही। ये कहानी है जयपुर के एक सब्जी बेचने वाले अमित सेहरा की, जिसने अपने दोस्त से पैसा उधार लेकर लॉटरी के 2 टिकट खरीदे। 11 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने के बाद रातों रात अमित की जिंदगी बदल गई। लॉटरी जीतने के बाद अमित अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है सिर्फ गरीबी देखी है। वो एक टूटे मकान में रहते हैं जहां किसी को बुला भी नहीं सकते, लेकिन अब उनकी सारी गरीबी, उनके सारे दुख एक झटके में खत्म हो गए। ये कहानी किस्मत के साथ साथ सच्ची दोस्ती की इसलिए है क्योंकि एक दोस्त ने अपने दूसरे गरीब दोस्त की किस्मत बदल दी। अमित अपने दोस्त मुकेश के साथ पंजाब के मोगा घूमने गया था और इसी दौरान उसने अपने दोस्त से पैसा उधार लेकर लॉटरी के 2 टिकट खरीदे और यह भी वादा किया कि अगर वो लॉटरी जीत गया तो इसमें से 1 करोड़ रुपया वो अपने दोस्त की बेटियों के नाम कर देगा। और जब अमित ने 11 करोड़ की लॉटरी जीती तो अपने दोस्त से किया गया यह वादा वो भूला नहीं। अब वो अपने दोस्त की बेटियों को 1 करोड़ रुपए देगा क्योंकि वो जानता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है और उसके दोस्त की बेटियां उसकी अपनी बेटियों जैसी ही है। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। मेरी सारी गरीबी, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार की दुख दर्द, हर चीज खत्म हो गया मेरा। हमने वो 2 टिकट ली। टिकट 2 ली तो मैंने मुकेश जी को कहा भाई 1000 रुपए उधारे दे दे मेरे को। क्या बात, पहले फिर मुकेश जी ने बोला कि यार अमित जी ये वही है जहाँ से मैंने मंगाई थी। भाई अब यार मेरे तकदीर पर जोख लेने दे। मैंने वो 2 टिकट ले ली। 2 टिकट ले ली, एक मिसेज के नाम से, एक मेरे नाम से। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि मिसेज के 1000 रुपए, मिसेज वाली में 1000 रुपए निकल गए, मेरे में 11 करोड़ निकल गए। दोनों लॉटरी का मेरी भरी हुई निकली। जब 31 अक्टूबर को इस लॉटरी का रिजल्ट आया तो मुकेश ने अपने दोस्त अमित को यह खुशखबरी देने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन मोबाइल फोन खराब होने की वजह से यह खुशखबरी अमित तक पहुंची नहीं, अमित से बात ही नहीं हो पाई। और तब मुकेश ने अमित के घर जाकर उसे लॉटरी जीतने की खुशखबरी दी। अमित ने 11 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती, लेकिन टैक्स कटने के बाद अमित को लगभग 7.5 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। ये कहानी किस्मत के साथ साथ सच्ची दोस्ती की भी एक मिसाल है। और कल ही हमने आपसे कहा था कि सोशल मीडिया के इस युग में सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है और हमने आपको सच्चा दोस्त बनाने की सलाह दी थी। आप भी सच्चे दोस्त बनाइए, क्या पता आपका वही दोस्त एक दिन आपकी किस्मत बदल दे। तो एक दोस्त को करोड़ों रुपया मिला, लेकिन वो अपने दूसरे दोस्त को भूला नहीं और उसने तुरंत ये कहा कि उसमें से 1 करोड़ रुपया मैं अपने दोस्त की बेटियों को दूंगा। कितना बड़ा दिल है। और आज आप देखिए, आपने एक से एक पैसे वाले लोग ऐसे भी देखे होंगे जो किसी को 1 करोड़ क्या 1 रुपया भी ना दें। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन की नई फ्लाइंग कार जो सड़क पर चलने के साथ साथ अब हवा में भी उड़ सकती है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आज दुनिया भर में एक कार की बहुत चर्चा हो रही है जो सड़क पर दौड़ने के साथ साथ आसमान में भी उड़ सकती है। और ये एक उड़ने वाली कार है, यानी फ्लाइंग कार। 3 नवंबर को अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत जल्द एक फ्लाइंग कार बनाने वाले हैं, एक उड़ने वाली कार बनाएंगे। और उसी दिन चीन ने अपनी उड़ने वाली कार लॉन्च कर दी। सबसे पहले
आज आप उस फ्लाइंग कार की तस्वीरें देखिए, और ये कुछ AI जनरेटेड तस्वीरें नहीं हैं, ये सचमुच की तस्वीरें हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है उड़ने वाली कार का। भविष्य में जब ये कार उड़ेगी तो कैसी लगेगी, कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये अभी आपने देखा। एक गाड़ी है, उसी गाड़ी में से ये फ्लाइंग कार निकलेगी, और इस उड़ने वाली कार को एक ट्रांसपोर्ट क्रांति कहा जा रहा है, जिसका नाम है लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। इसे चीन की ही एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने बनाया है, और इस फ्लाइंग कार के 2 हिस्से हैं, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। पहला, आप जिस कार को देख रहे हैं वो एक मदर व्हीकल है जो जमीन पर चलती है, और दूसरा, इसी के पिछले हिस्से में एक छोटा हेलीकॉप्टर है जो आसमान में उड़ सकता है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। यानी अगर आपके पास ये फ्लाइंग कार हो और आप कभी ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, तो आप इस छोटे हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप मदर कार को वहीं छोड़ दीजिए, मदर कार के पीछे से इस हेलीकॉप्टर को निकालिए और इस हेलीकॉप्टर में बैठकर आगे बढ़ जाइए। ये फ्लाइंग कार एक SUV के बराबर आकार की है, और ये किसी भी साधारण पार्किंग स्पेस में पार्क हो सकती है या फिट बैठ सकती है। इसका निर्माण फैक्ट्री में शुरू हो चुका है, और अगले 1 साल में ऐसी 5000 फ्लाइंग कार्स बनाई जाएंगी। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इसे उड़ने वाली कार कहा जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ये कार खुद आसमान में नहीं उड़ती, बल्कि उसके बूट स्पेस में मौजूद एक छोटा हेलीकॉप्टर जो रखा गया है, ये आसमान में उड़ता है। चीन के बाद अब इलॉन मस्क की उड़ने वाली कार का भी इंतजार हो रहा है, और इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला एक ऐसी ही फ्लाइंग कार बनाने पर काम कर रही है, जो किसी आम कार की तरह सड़क पर भी चलती है, और एक बटन दबाते ही इसमें 2 विंग्स बाहर आ जाएंगे, और कार में लगा एक रोटर घूमने लगेगा, और फिर पूरी कार आसमान में उड़ेगी। अमेरिका की एक और कंपनी ने फरवरी 2025 में अपनी उड़ने वाली कार का परीक्षण किया था, जो सड़क से ही किसी हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। यानी अब दुनिया में फ्लाइंग कार्स बनाने की एक नई रेस शुरू हो चुकी है, और भारत जैसे देश में तो आज फ्लाइंग कार्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भारत में अब कोई भी शहर ऐसा बचा नहीं जहां पर घंटों तक ट्रैफिक जैम्स लगते नहीं हैं। इसलिए हो सकता है भारत के लोगों को अगर ऐसी फ्लाइंग कार मिल जाए तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भारत के लोग लेटेस्ट गाड़ियां हाईवेज पर किस प्रकार से चलाते हैं, आपने देख लिया। भारत के लोग गाड़ियों के साथ कैसे स्टंट करते हैं, ये भी आपने देख लिया। भारत में किस प्रकार से आज रॉन्ग साइड गाड़ियां चलती हैं, ओवर स्पीडिंग होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स को जंप किया जाता है, लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, लोग एक दूसरे से रेस लगाते हैं। आज आपने देखा होगा अगर फ्लाइंग कार्स चलने लगीं तो फिर आसमान में भी लोग इन फ्लाइंग कार्स से स्टंट करके रील्स बनाने लगेंगे। फ्लाइंग कार्स के जरिए भी लोग रॉन्ग साइड पर ही चलेंगे। इसलिए भारत जैसे देश की कुछ अलग ही समस्याएं हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज मैं घर के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। घर में बड़ा सुकून होता है, घर शब्द में बड़ा सुकून है। इसलिए घर वो जगह है जहां लौटने की चाहत उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। नमस्कार। MDH की देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व, पहले चरण का मतदान। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर मौजूद डीडी न्यूज के रिपोर्टर देंगे मतदान की पल पल की खबर। देखिए ग्राउंड जीरो से चुनाव की हर खबर। जनादेश डीडी न्यूज पर।